नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं और लेक्चर है अगला आपका। इस वर्ष जितनी भी प्रतिष्ठित परीक्षाएं होनी है हमारी पीसीएस की, खासतौर से उत्तर प्रदेश पीसीएस की अगर आप बात करते हैं तो उसमें हमारा यूपी पीएससी का 24 वाला प्रीलिम्स है, प्लस आरओ का री एग्जाम है, प्लस खंड शिक्षा अधिकारी। ये बम फटेगा जल्दी से, अचानक से ये भर्ती भी आएगी और पीसीएस के ही बराबर प्रतिष्ठित भर्ती है ये। तो इन तीनों के लिए अभी हम लोगों को अपने को बिल्कुल उत्कृष्ट तरीके से रेडी करना है। जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है और प्रिपरेशन में आप इसको जरूर शामिल करिएगा। इस पीडीएफ को हम ग्रुप में डाल देंगे। देखिए, सिंसियरिटी की बहुत ज़्यादा नीड होती है, बिकॉज ये परीक्षा जितना इसकी प्रिपरेशन करना जितना सम्मानजनक है, सोचिए जब सिलेक्शन होगा तो कितना सम्मान, इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस दौड़ में तो लाखों लोग, करीब 10 लाख लोग शामिल हो जाते हैं। वास्तविक जो सिलेक्शन होता है वो 12% लोगों के बीच में होता है। तो पहला लक्ष्य है आपका उन 10 से 12% लोगों में पहुँचना, और इसके लिए थोड़ा सा अपने ईगो को किनारे रख के और अच्छे प्रश्नों, अच्छी चीज़ों को पढ़ना होगा और जो डिसाइड किया है उस पर अंत तक जाना होगा। कई बार बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ काम करने की नीड नहीं होती। बड़े स्तर की परीक्षाओं के लिए तो सीधे चीज़ों पे काम करना। हम लोग कई बार ना चीज़ों को ओवर एग्जीगरेट करके ना कन्फ्यूजन की दौर में ले जाते हैं। अब वर्तमान में जो जो स्थिति चल रही है पैटर्न की, उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रश्न करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने होंगे, जिसमें कि निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस लेक्चर से भी एनवायरमेंट में 1 से 2 क्वेश्चन ये दिखेंगे मेरे को। पहला क्वेश्चन खैर हम लोग देखते हैं, करीब 20 क्वेश्चन के आसपास हम देखने जा रहे हैं और ये पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा निश्चित रूप से। पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए ही सारा यहाँ मेनली कंटेंट होगा। इसके साथ साथ जो हमारा टीचिंग वाला चैनल है, तो इस पर टीचिंग के भी हमारे स्टूडेंट हैं, हम टीचिंग का कंटेंट भी इसी पे देते थे पहले, लेकिन अब टीचिंग के लिए हमने अलग चैनल बना रखा है। नेक्स्ट टीचर के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, वहाँ टीचिंग संबंधी लेक्चर्स आपको मिलते हैं, खासतौर से प्राइमरी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एवीएस, एनवीएस, एसएसबी या अन्य परीक्षा। ठीक है, खैर फटाफट यहाँ चीज़ों को डिनोट करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बच्चे है कथन और निष्कर्ष का, मतलब असर्शन और रीजनिंग का। इस प्रकार के प्रश्नों की चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं, लिस्टिंग की चीज़ें बढ़ गई हैं। ऐसे प्रश्न क्या होते हैं? ये हमारी एनालिटिकल एबिलिटी को चेक करने के लिए होते हैं, खास तौर से ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो भी पहली बार या शुरुआती परीक्षाएं दे रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को ना थोड़ा कठिन माना जाता है, लेकिन एक्चुअली होते नहीं हैं। जब आप इसमें एक कथन होता है और उसका एक सो कॉल्ड आंसर दिया गया होता है रीजनिंग में, रीजन में, कि भाई ये स्टेटमेंट है तो क्या इसका रीजन ये है। अब आप देखो इसका अगर आपस में कोरिलेशन बैठे तो ठीक है, नहीं तो उसके अकॉर्डिंग ये लगा दो चार्ट, लगा दो ये ऑप्शन। अब कथन क्या कह रहा है कि द बायोस्फीयर इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। जो जीवमंडल है, जो जीवमंडल है वो एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। अब इसके लिए रीजन क्या दिया गया है? रीजन ये दिया गया है कि देयर कैन नॉट बी री इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू सब्सटेंसेस इन द बायोस्फीयर बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिट ऑफ एनर्जी। अब इन्होंने बोला कि ये खुला तंत्र जी इसलिए है क्योंकि ये होता है जी। अब देखो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है ना। अब लेकिन रीजन में इन्होंने क्या दिया हुआ है कि जीवमंडल के पदार्थ ये प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। परंतु ऊर्जा के निवेश में बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। वो सर्कुलर फॉर्म में हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती। मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें आप देख लो कौन सा स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ कि असर्शन आपका करेक्ट है और रीजन आपका गलत है। तो ये आपका ऑप्शन आ गया सी। ठीक है, ये प्रश्न हमारी एनालिटिकल एबिलिटी को मजबूत करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर आप चलते हो तो क्वेश्चन आ गया है कि बायोम, बायोम के ऊपर ये प्रश्न आया हुआ है। बायोम द लार्जेस्ट रिकॉग्निजेबल असेंबलीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट ऑन द अर्थ। ये बोल रहा है कि पृथ्वी पर प्राणियों और वनस्पतियों का वृहत्तम अभिज्ञ समुच्च बायोम मुख्यतः किससे नियंत्रित होता है? अब देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है, बायोस्फीयर बायोम आप लोग को आना चाहिए। देखिए मैं एक छोटा सा एक इमेज आपको दिखाऊंगा अभी, छोटी सी मैं इमेज दिखाता हूँ आपको और उसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि बायोम या बायोस्फीयर क्या होते हैं। ये देखो, आप लोगों ने सुना होगा, ये देखो होता है हमारा एटमॉस्फेयर, ये हमारा हाइड्रोस्फेयर है, लिथोस्फेयर, बहुत बेसिक सा सीबीएसई क्लास का एक पेज है ये, और इसको मिला के बनता है बायोस्फीयर। मतलब हमारी पृथ्वी पे एक लैंड है, मतलब ट्रोपोस्फेयर जिसे बोलते हैं, वहाँ पे एक ऐसा हिस्सा जहाँ पे कि वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तीनों मिल के एक सिस्टम बनाते हैं आपस में,
है ना, और उसको बोला जाता है जैव मंडल या जीव मंडल, तो इंग्लिश में बायोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बायोस्फीयर। एक बायोस्फीयर के अंदर में बच्चे बहुत सारे बायोम होते हैं, 5 से 7 बायोम होते हैं, 7 प्रकार के बायोम होते हैं। इसमें क्या होता है, इसको ना, अब ये तो पूरा सिस्टम हो गया, मतलब पूरा जो जीवन है ना, ये बायोस्फीयर हो गया। अब इसके अंतर्गत अलग अलग जगहों की क्लाइमेट के हिसाब से, अलग अलग जगहों की जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से सब पार्ट्स बन जाते हैं, उसको बोला जाता है बायोम। उसको क्या बोला जाता है, बायोम। तो बहुत से लोग बायोम को कंफ्यूज जाते हैं, बायोम होता क्या है। बायोस्फीयर के छोटे छोटे पार्ट जो अलग अलग कैटेगराइज, जैसे कि डेजर्ट है तो डेजर्ट का बायोम अलग होगा, ग्रासलैंड घास के मैदान का बायोम अलग होगा, मतलब वहाँ का जो जैवमंडल है वो अलग होगा, रेगिस्तान का जैवमंडल अलग होगा, समुद्र के नीचे का एक्वाटिक सिस्टम का जलमंडल अलग होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये वो सारे क्या कहलाएंगे, बायोम कहलाएंगे। ठीक है, अब आप कह दोगे सर ये तो आपको लग रहा है जैसे कुछ इकोसिस्टम की बात कर रहे हो, तो बायोम और इकोसिस्टम में भी बच्चे अंतर होता है। इकोसिस्टम क्या होता है, लोकल कम्युनिटीज होती हैं बायोम की, लोकलाइज सिस्टम होता है ना। और बायोम एक पूरा, जैसे कि रेगिस्तान मतलब पूरा जलीय व्यवस्था है, पूरा वाटर है, वो पूरा बायोम हो गया। लेकिन उसके अंदर गहरे जल का अपना इकोसिस्टम है, ऊपरी जल का अपना इकोसिस्टम है, नदी के जल का एक अपना इकोसिस्टम है, समुद्रिक जल का अपना इकोसिस्टम, है ना। तो बायोम के अंदर जो सब कैटेगराइजेशन होता है, लोकलाइज्ड कैटेगराइजेशन होता है, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को आप साधारण माहौल समझ, एक कमरे का इकोसिस्टम अलग हो सकता है, मूवी हॉल का इकोसिस्टम अलग हो सकता है ना। लेकिन अब जो पूरा शहर है आपका बायोम हो गया, मूवी हॉल है एक कमरा, वो आपका इकोसिस्टम। समझ गए, इतना आपको ध्यान देना है, तो क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। एक मिनट, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका मेनली आंसर है कि जो हमारा बायोम है मेनली वो जलवायु पर निर्भर करता है। ठीक है, जो बायोम है वो मेनली जलवायु पर निर्भर करता है, बिकॉज जलवायु से ही अलग अलग जगह की, जैसे कि टुंड्रा टैगा वनस्पति हो गई, फॉरेस्ट हो गए, या ग्रासलैंड हो गए, या हमारे डेजर्ट हो गए, या जो हमारे एक्वेटिक हो गए, 5 बड़े बायोम है और ये सारे हमारे इसी क्लाइमेट के आधार पर ही मतलब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू बायोस्फीयर। मतलब देखिए, जीव से, सूक्ष्म जीव से और पूरा जैव मंडल, इस साइकिल में क्या क्या चीजें शामिल हैं सिस्टम से, आप देख लो। तो इसमें आएगा, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, तो बहुत परीक्षाओं में आया हुआ है, पॉपुलेशन इकोसिस्टम, कम्युनिटी इकोसिस्टम, लैंडस्केप। नहीं जी, इसमें सीधे हम ना आंसर की तरफ चलते हैं। ये देखो, ये वाला क्लियर कट, ये आंसर बहुत फेमस है, इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले सूक्ष्म जीव, इसमें पहले इसमें नीचे लेवल पे पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनता है, इकोसिस्टम से आपका लैंडस्केप बनता है, जिसको आप जैवमंडल बोल सकते हैं। तो सबसे छोटी इकाई जनसंख्या, जनसंख्या से समुदाय, समुदाय से इकोसिस्टम या परितंत्र, और उसके बाद लैंडस्केप या पूरा समूह। ठीक, चलिए सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा, आसान सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम। निम्नलिखित में से कौन सा मानव बायोम का उदाहरण है, जीवोम का उदाहरण है, मतलब कौन सा बायोम इंसान ने क्रिएट किया है। फ्रेश वाटर हमने क्रिएट नहीं किया, वर्षा वन के रेन फॉरेस्ट हमने क्रिएट नहीं किया, घास का मैदान हमने क्रिएट नहीं किया, खेती का मैदान हमने क्रिएट किया। आंसर हो गया डी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, बड़े प्यारे क्वेश्चन है ये। ठीक, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर 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 करिएगा, और अपने उन दोस्तों तक जरूर भेजिए जो पीसीएस के प्रिपरेशन, और टेलीग्राम ग्रुप एम विद राकेश जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे आपको बहुत ही लिमिटेड कंटेंट मिलेगा, मतलब वो कंटेंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मतलब यहाँ जो मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ 2 स्टेटमेंट दी गई है, इसको देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। अब देखो, ये भी बायोम से रिलेटेड है। ये इन्होंने बोला कि, कथन बोल रहा है कि बायोम इज एन इकोसिस्टम, बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक, रीजन क्या दिया गया है कि इफ कंप्रोमाइजेस ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट ऑफ रीजन। मैंने क्या बोला था, बायोम का ही सब पार्ट है इकोसिस्टम, तो बिल्कुल सही बात है। बायोम, एक बायोम के अंदर कई इकोसिस्टम हो सकते हैं, सही है। दूसरा है कि, और इसमें जैव अजैव दोनों लोग होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, तो दोनों चीजें करेक्ट है भाई, ये है ना। इसमें हमारा ना ए ऑप्शन होगा बिल्कुल ठीक, एक्सप्लेन भी करता है, बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन पेपर में खूब आया है, सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है, इकोसिस्टम, जलीय एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक, ठीक है, डी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन नहीं सॉरी, इसमें ए ऑप्शन मरीन इकोसिस्टम बोल लीजिए, ओशनिक इकोसिस्टम बोल लीजिए, या एक्वेटिक इकोसिस्टम बोल लीजिए, वही हो। ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता, जिसमें ठहराव ज़्यादा है, समुद्री में ठहराव ज़्यादा है। अब देखो, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है, इन विच एनवायरमेंट एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। सबसे लीस्ट कहाँ होगा, जहाँ जीवन से संबंधित घटनाएं कम होंगी, है ना। तो कहाँ कम होंगी, टैगा में होंगी, ट्रोपोस्फीयर का हिस्सा है। वन में तो खूब होती हैं, प्रेरी घास के मैदान में भी होंगी, गहरे सागर में कम होंगी, ये हमारा। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। सीरियसली अगर आप इसको करीब 15% अगर आप सही कर ले जाते हैं तो आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। विश्व की सर्वाधिक जो प्रवाल भित्तियां हैं वो उष्ण कटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ आर लोकेटेड इन टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ये कह रहे हैं कि दुनिया की 1/3 जो कोरल रीफ है वो लगभग ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और यहाँ पैसिफिक के पास आपको मिलती है। मैं बता दूं पूरी पहले तो कोरल रीफ क्या होता है। कोरल रीफ का पता है आपको थोड़ा, प्रवाल भित्तियां जिसे बोलते हैं, है ना। कैल्शियम ऑक्सलेट से बनने वाली ये भित्तियां होती हैं, है ना। जिसे मूंगा चट्टान भी इनको बोला जाता है खासतौर से। और ये हमारी समुद्री वनस्पति का एक केंद्र होती है। यहाँ पे इनकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पे वनस्पतियाँ अंदर पनपती हैं। आप देखो कलरफुल जो अंदर नीचे वनस्पति दिखती है वो कोरल रीफ्स ही होती हैं खासतौर से। और कोरल के द्वारा छोड़ी गई चट्टानें जो होती हैं उनके द्वारा ये कलरफुल लगती हैं। और वहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे समुद्र के अंदर के, उनके लिए ये फूड फैक्ट्री की जगह होती है, वहाँ पे उनको खाना मिलता है। ये बहुत बड़ा जैव चक्र वहाँ चलता है। दुनिया में जो मैं रेड रेड डॉट आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको कोरल भित्तियाँ देखने को मिलेंगी। भारत में कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ये आपका लक्षद्वीप है ना, तो ये ध्यान रखना, भारत का जो लक्षद्वीप है वो कोरल रीफ आइलैंड ही है। ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी हिस्सा है ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से फेमस है। यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्तियाँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी देख लो। ठीक, आप देखोगे इन जगहों पे, फ्लोरिडा के आसपास देखोगे, वेस्ट इंडीज़ के आसपास आपको दिखेगा, फिर इधर पैसिफिक की तरफ बहुत मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें। अच्छा, अब इसमें देखो ये दोनों बातें करेक्ट है भाई, ये तो। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट भी है, कोरल रीफ होस्ट फॉर फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मतलब ये कह रहे हैं कि ये कोरल रीफ होती है बहुत बड़ी संख्या में, है ना, एनिमल्स को खाना प्रदान करती है एक प्रकार से। बिल्कुल सही बात है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये 1 2 3 तीनों करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, लार्जेस्ट बैरियर रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड इज फाउंड एट, मतलब बता दिया। सबसे बड़ी जो कोरल भित्तियां हैं वो कहाँ हैं, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे हैं जी। ऑस्ट्रेलिया तो ऐसा है कि आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बहुत गर्म है, डेजर्ट है वहाँ पे, है ना, तो वहाँ पे तो ज़्यादा रिहाइश भी नहीं है। आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में ही मैक्सिमम वहाँ की जनसंख्या रहती है। ठीक, तो ये ऑप्शन हो गया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल रीफ आइलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्ति द्वीप नहीं है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया बता ही दिया भैया, रेनबो रीफ फिजी बता, बिल्कुल है ये। स्वराज आइलैंड, अब बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, स्वराज आइलैंड लक्षद्वीप का एक हिस्सा है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। क्युनशु आइलैंड जापान का, ये कोरल रीफ के लिए फेमस नहीं है। ठीक है, तो डी को कर दो बाहर, ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। ठीक, नेक्स्ट, भी प्रवाल भित्ति से संबंधित है। कोरल रीफ आर नॉट फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखो क्वेश्चन कैसे आ रहे, एक ही टॉपिक से कैसे मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं, गल्फ ऑफ कैम्बे, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप। तो आंसर आएगा आपका मन्नार की खाड़ी, बाकी सब जगह आपको मिलेगा केरला के पास जो है। बी ऑप्शन हमारा इसका ऑप्शन है, बिकॉज ये दोनों जगह आपको मिलेगा, गल्फ ऑफ कैम्बे में भी मिलेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी हमारा कोरल रीफ से। देखिए कोरल रीफ ना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बिकॉज कोरल रीफ का डीकलराइजेशन बहुत हो रहा है, वो नष्ट हो रही हैं, और उसका बहुत बड़ा कारण है समुद्र के जो तलहटी है उसके पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ये क्वेश्चन वही है देखो कि जब कोरल ब्लीचिंग हो रही है ना, तो कलर डिकलराइज हो रहा है, इसको कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। आप देखोगे तो जो कोरल रीफ है ना बहुत ज़्यादा कलरफुल होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखाने की। कोरल रीफ अगर आप देखो, आपने ये होती है कोरल रीफ ना, ये सब आपको देखो वॉलपेपर की तरह दिखेंगे, ये सब कोरल रीफ हैं। अब ये कितनी बड़ी एनर्जी का केंद्र है, सोर्स है। अब ये डीकलराइज होती हैं, तो ये क्यों हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है ना, इसकी ब्लीचिंग हो जा रही है ना, इनकी ब्लीचिंग हो जाती है, जिसको बोलते हैं डीकलराइजेशन ऑफ कोरल रीफ्स ना। और इसका कारण क्या है, समुद्र तलों का पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होना। ठीक है, ये एक बड़ा इसका रीज़न। ठीक, तो इसका एक बड़ा रीज़न क्या है कि भाई टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इलस्ट्रेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इलस्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल रीफ। अब इसका क्या क्या फायदा है हम सबको पता है, अब इसमें से कौन सा आंसर है जो इससे फायदा नहीं पहुंचाता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इलस्ट्रेट द इंपॉर्टेंस रीफ, इससे लोगों को रोजगार मिलता है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। बिल्डिंग मटेरियल की आपूर्ति होती जी नहीं। तट की रक्षा करते हैं, ये तूफानों में तट की रक्षा करते हैं, बिल्कुल सही बात है। भूकंप से समुदायों की रक्षा करते हैं, बिल्कुल सही चीज़ है। तो ये मैं थोड़ा सा ना कुछ चीज़ें मुझे लग रही है। एक ये तट रेखा वाला तो बिल्कुल करेक्ट है। हम्म, तट रेखा वाला बिल्कुल करेक्ट है। और रोजगार के लिए भी होता है, बिकॉज ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में यूज़ किए जाते हैं, तो ये दोनों सही हो गए। बिल्डिंग मटेरियल का मुझे इसमें क्लियर नहीं है किसका यूज़ होता है कि नहीं होता, लेकिन भूकंप से समुदायों की रक्षा तो नहीं होती है ना। तो ये तो भूकंप वाला तो बिल्कुल बाहर है, बिल्डिंग वाले का क्लियर नहीं कह सकते। ये दोनों तो क्लियर है, ठीक है, क्योंकि ये तूफानों से रक्षा करते हैं बिल्कुल। तो इसमें डी ऑप्शन हम इसको स्ट्राइक आउट करेंगे, ये आंसर। ठीक है, ठीक। बस मुझे बिल्डिंग वाला थोड़ा देखना होगा इसको ना, बाकी इसका आंसर डी होगा। 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आइसोलेशन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ बायोस्फेरिकल इकोसिस्टम। सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। रीजन क्या दिया है, सौर विकिरण के द्वारा ही हरे पौधे भोजन तैयार करते हैं और उससे फिर रासायनिक ऊर्जा बनती है। बात तो सही है, सूर्य की अगर ऊर्जा, सूर्य हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, अगर सूर्य नहीं होते तो हमें ग्लूकोज डेवलप नहीं होता, फ्रूट नहीं मिलते, प्लांट्स नहीं होते, कुछ नहीं होता। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं, आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन इज नोन एज लैंड ऑफ बिग गेम्स। निम्नलिखित में से किस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि के रूप में जाना जाता है। ए टेम्परेट ग्रासलैंड, बी मॉनसून रीजन, हॉट डेजर्ट रीजन, या ट्रॉपिकल सवाना रीजन। तो आंसर आएगा ट्रॉपिकल सवाना, बड़े बड़े अफ्रीका के आप जंगल देखो वही। ठीक, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नोन एज द लंग्स ऑफ प्लानट अर्थ। हमारे पृथ्वी का फेफड़ा किसे बोला जाता है, अमेजन के घने घने जंगल, वर्षावन। ऐसे भी क्वेश्चन आए देख लो, तो कहाँ है अमेजन के घने जंगल या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना। दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, सी ऑप्शन हमारा डन है ये, सी फॉर कैलकाटा। 17th क्वेश्चन बोल रहा है, विद इन द बायोलॉजिकल कम्युनिटी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। Within the biological community, some species are important in determining the ability of a large number of other species to persistent in the community such। जैविक समुदायों के अंतर्गत कुछ जातियां बड़ी संख्या में अन्य जातियों की समुदाय में बने रहने की क्षमता को निर्धारित करती हैं, है ना। ऐसी जातियों को क्या बोलते हैं जो और छोटी जातियों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इनको बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। कितने लोगों ने क्वेश्चन पहली बार यह बताइएगा जरूर। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन, ए क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। 18th क्वेश्चन क्या बोल रहा है
इन द इकोसिस्टम द ड्यूरेबल बायोग्रुप इज कॉल्ड। पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे टिकाऊ समूह क्या कहलाता है, स्टेबल समूह क्या कहलाता है? इकोटोन। इकोटोन किसे बोलते हैं? जब दो अलग अलग इकोसिस्टम मिलते हैं, जैसे पानी और जमीन, दलदल। सक्सेशन, क्लाइमेक्स, चरम अवस्था। सी, अंतिम होता है, इसके बाद रिएक्शंस नहीं होते हैं। सी ऑप्शन आपका होगा क्लियर कट। 19th, which of the following is the correct sequential order in which appeared under stimulated primitive earth condition? सबसे कठिन क्वेश्चन है इस पीडीएफ का, इसको जरूर मुझे बताइएगा। इसमें दिया गया है कि जो हमारी भूमि का एक प्रकार से विकास हो रहा है ना, कैसे सॉइल या अर्थ डेवलप हुई है, इसको लेकिन ना एक यूरे का एक्सपेरिमेंट था, ये उसके ऊपर का क्वेश्चन है। यूरे एक्सपेरिमेंट था, उसमें किन चीज़ों को फॉलो किया गया, उसमें क्या क्या चीज़ कैसे कैसे डेवलप हुई, पहले क्या था, फिर क्या हुआ, फिर लास्ट में क्या निकला। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया का यूज़ करके, है ना। बाद में उससे अमीनो एसिड डेवलप हुआ था, तो ये सीक्वेंस था उसमें। बहुत ज़्यादा इसका मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ यूरे एक्सपेरिमेंट मैंने पहले कभी पढ़ा था एक बार, उसी से रिलेटेड है ये। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसी से पता लगाने की कोशिश की गई थी कि पृथ्वी का प्रादुर्भाव जब हुआ था तो किन किन फेज से रासायनिक गतिविधियाँ हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चले तो ये 19 क्वेश्चन थे इसमें। कैसे लगे क्वेश्चन मुझे जरूर बताइएगा, और क्या कुछ हम बदलाव कर सकते हैं ये बताइएगा। लाइव सेशन में अगर चीज़ें लेके जानी है तो मुझे जरूर 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 बताइए। लाइव सेशन अगर आप लोग कहेंगे तो हम लाइव सेशन जरूर शुरू करेंगे, लेकिन ये टोटली आप लोगों का फैसला होगा कि लाइव सेशन के साथ जाना है कि नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा। तो 3 चीज़ें याद रख लेना, सब्सक्राइब जरूर कर दो जाने से, लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो। इसके साथ साथ ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप में इसके अलावा भी अनेक गतिविधियाँ होती हैं, इंपॉर्टेंट जो मटेरियल होता है वो वहाँ दिया जाता है, कई सारी बातें होती हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करिए। और टीचर्स के लिए नेक्स्ट टीचर